नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल लाइव सेशन होना था लेकिन वो हो नहीं पाया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। लेकिन हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आज संवैधानिक संस्थाओं वाले विषय का सीरीज का 8वां लेक्चर है। ये संवैधानिक संस्थाओं की सीरीज का आखिरी लेक्चर है। इसके अंदर हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद और दूसरा होगा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। इन 8 लेक्चर्स के अंदर आपकी सभी संवैधानिक संस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आगे के लेक्चर्स के अंदर हम सांविधिक संस्थाएं यानी जिन्हें हम वैधानिक संस्थाएं भी कहते हैं उन्हें पढ़ेंगे और उसके बाद कार्यकारी संस्थाओं को पढ़ेंगे। और आखिरी के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइव सेशन के अंदर मुझे क्या मुख्य बातें थी जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 279A से संबंधित है। दूसरी ओर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ये आर्टिकल 350B से संबंधित है। और ये दोनों ही आर्टिकल हमारे मूल संविधान में नहीं थे, तभी इनके आगे A, B लगा है, क्योंकि मूल संविधान में इन्हें नहीं रखा गया था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद हमारे 101 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। वहीं जो हमारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी था उस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल, याद रखिए आर्टिकल 279A। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर होता क्या है। हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल का एक विशेष क्लॉज जोड़ा गया था, वो था अनुच्छेद 366(12) क। आर्टिकल 366 परिभाषाओं से जुड़ा है। उसके अंदर काफी सारी परिभाषा दी गई हैं, चाहे वो आंग्ल भारतीय की हो, चाहे वो एससी की हो, चाहे वो एसटी की हो, चाहे वो ओबीसी की हो। उसी प्रकार 12 क के अंदर इन्होंने जीएसटी की परिभाषा दी है, वस्तु एवं सेवा कर 12 क। इसमें लिखा गया है, मानव के द्वारा उपभोग किए जाने वाले अल्कोहल को छोड़कर अन्य वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों पर लगने वाला कर जीएसटी कहलाता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, इन्हें भी जीएसटी की परिभाषा से अलग रखा गया है, लेकिन इस परिभाषा के अंदर केवल इतना कहा गया है कि ह्यूमन के द्वारा जो अल्कोहल कंजम्पशन किया जाता है उसको छोड़कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं या दोनों पर लगने वाला कर जीएसटी कहलाता है। यह हमारा 12 क है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि माल एवं वस्तु एवं सेवा कर को माल और सेवा कर भी कहते हैं। मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली लीकर के प्रदाय पर कर के सिवाय माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय पर कोई कर अभिप्रेत, जिसे मैंने आसान भाषा में आपको समझाया कि मानव के द्वारा उपभोग किए जाने वाले अल्कोहल को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं या दोनों पर लगने वाला कर जीएसटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं 279 का यानी जीएसटी काउंसिल। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर आपके केंद्र और राज्य दोनों को सिफारिश करता है, यानी जो जीएसटी से संबंधित मुद्दे होते हैं उसके अंदर ये जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपनी रिकमेंडेशन देती है और ये एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी काउंसिल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 279A में पहले क्लोज में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर एक आदेश के द्वारा एक परिषद का गठन करेगा जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल कहा जाएगा। तो यह हमारे संविधान के आर्टिकल 279A में लिखा था। तो राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन किया। तो याद रखिएगा 15 सितंबर 2016 आपको याद रखना है कि इस दिन आपकी जीएसटी काउंसिल का गठन राष्ट्रपति ने एक आदेश के द्वारा किया। ये नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हुआ है तो ये कार्यकारी संस्था है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राष्ट्रपति, जैसे वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के आदेश से ही होता है, उसी प्रकार जीएसटी काउंसिल भी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख है, संविधान के द्वारा ही गठित होता है, बस राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा इसकी सूचना जारी करता है। अब इसकी संरचना की बात करें।
जो संघ का वित्त मंत्री होता है, जो हमारा यानी सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है। और वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? बिल्कुल सही, निर्मला सीतारमण। ये हमारी जीएसटी काउंसिल की हेड है। जो एक सदस्य संघ की ओर से ही ये होता है, संघ का राजस्व या वित्त का प्रभारी राज्य मंत्री। जो वित्त मंत्रालय वो कई विभागों में बटा होता है, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, तो उनमें से जो राज्य मंत्री होता है, देखिए एक मंत्रालय में सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, और बड़ा मंत्रालय है, बड़े मंत्रालय में विभागों के अंदर होते हैं राज्य मंत्री। केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री होते हैं। ठीक, तो अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री। सेंटर से सदस्य कौन होगा? सेंटर का ही कोई, वित्त मंत्रालय का ही कोई राज्य मंत्री जो रेवेन्यू या फाइनेंस से जुड़ा। तो सेंटर की तरफ से कितने लोग होते हैं? 2। और दोनों कौन से होते हैं? वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय का ही कोई रेवेन्यू या फाइनेंस का राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर। वहीं सदस्यों की अगर हम बात करें, अन्य सदस्यों की, तो सभी 28 राज्य, क्योंकि वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, 3 संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र बेशक 8 हैं, लेकिन 3 ही संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये सभी 28 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों के 28 और 3 31। तो इन 31 राज्यों के या तो वित्त मंत्री होंगे या फिर वहां की राज्य की सरकार किसी अन्य मंत्री को सदस्य बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री ही जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो वित्त मंत्री के अलावा अन्य किसी मंत्री को भी जीएसटी काउंसिल का सदस्य बना सकती है। तो कुल मिला के जीएसटी परिषद में केंद्र से 2 लोग होते हैं और सभी राज्यों से एक एक व्यक्ति होता है। तो 31 सदस्य वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों वाले, 2 सेंटर के, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 33। अध्यक्ष कौन होगा? संघ का वित्त मंत्री। अब उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद में राज्यों द्वारा नामित सदस्य आपस में से किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं तथा उसके कार्यकाल को निर्धारित करते हैं। सेंटर की तरफ से कितने हो गए थे? 2। राज्यों की तरफ से कितने हुए? 31, 28 राज्यों से और 3 संघ राज्य क्षेत्रों से। तो ये जो 31 लोग हैं ये अपने में से किसी को उपाध्यक्ष चुनते हैं और उसका कार्यकाल भी निर्धारित करते हैं कि कितना उसका कार्यकाल होगा, 1 साल के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप जानते हैं, बिहार से। जीएसटी परिषद के कार्य, जीएसटी परिषद के कई सारे कार्य हैं जिसको हम एक एक कर पढ़ना शुरू करेंगे। पहला, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा यानी लोकल, जो हमारी पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं, उनके द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स, उपकर यानी सेस, अधिभार यानी सरचार्ज, जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो जीएसटी परिषद का पहला कार्य होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के ऐसे किन करों को, उपकरों को या अधिभारों को जिसको जीएसटी में शामिल करना है। दूसरा, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें जीएसटी के अधीन रखना है या छूट देनी है, यानी किसको हम जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं या किसे हम जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहते। तीसरा, आदर्श जीएसटी कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत, आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट जीएसटी का बंटवारा और आपूर्ति के स्थान को प्रशासित करने वाले सिद्धांत। ये तीसरा वाला पॉइंट बहुत जटिल है क्योंकि इसके लिए केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को पढ़ना होता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन से कर केंद्र सरकार रखती है, कौन से राज्य सरकारों को दिए जाते हैं, कौन से बांटे जाते हैं। उससे संबंधित ये प्रावधान है कि उसमें से कौन से जीएसटी परिषद के द्वारा तय किए जाएं। चौथा, वह सीमा रेखा जिसके नीचे वस्तु एवं सेवा के टर्नओवर को जीएसटी से छूट प्रदान की जा सके, यानी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उनमें से किसका टर्नओवर यानी उसकी कुल जो 1 साल के अंदर उसने इकट्ठा किया पैसा, उसको बेसिकली कहते हैं टर्नओवर, उसमें से कितने टर्नओवर को आपको छूट देनी है और किसके ऊपर आपको टैक्स लगना है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ये कहती है अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होगी तो जीएसटी लगेगा, 1 करोड़ से कम इनकम होगी, टर्नओवर होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक सीमा रेखा निर्धारित करना कि कितने टर्नओवर को जीएसटी से छूट देनी है। अगला, वस्तु एवं सेवा कर के समूह के साथ दरें तथा जिसके अंदर न्यूनतम दरें भी शामिल है, यानी जीएसटी जो लगेगा उसकी किन
वस्तुओं और सेवाओं पर कितना लगेगा, 20%, 30%, 40%, अलग अलग ग्रुप बांटे जाते हैं और न्यूनतम दरें भी रखी जाती हैं कि 20% अधिकतम, 5% न्यूनतम। तो अलग अलग समूह की और अलग अलग न्यूनतम दरें रखी जाती हैं। अगला, वह तारीख निर्धारित करना जब कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी में वसूला जाए। अभी कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो कि हमारे प्लेन्स के अंदर यूज होता है, इन्हें जीएसटी से दूर रखा गया है, लेकिन जीएसटी परिषद यह तय करेगी कि इस तारीख से इन्हें जीएसटी के अंदर शामिल किया जाना है। अगला कार्य, किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने के लिए किसी विशेष अवधि के लिए कोई विशेष दर निर्धारित करना। मान लीजिए कि अभी बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर चक्रवात हुआ, तो जब कोई विशेष प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे वर्तमान में आई हुई है, तो इन विशेष प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, जैसे कोविड के कारण, इन महामारी के कारण, अगर गवर्नमेंट को कुछ विशेष रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं तो वो जीएसटी की कुछ दरों को कुछ निश्चित समय के लिए ज्यादा या कम कर सकती है। विशेषकर ज्यादा ही रखी जाती हैं क्योंकि उस विशेष प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कुछ विशेष अवधि के लिए कुछ टैक्स की रेट्स बढ़ा दी जाती है। अगला, उत्तर पूर्वी व पर्वतीय राज्य, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर और विशेष रूप से हमारा सिक्किम 8, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना। यानी पूरा का पूरा जो हमारा हिमालय की बेल्ट आती है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद हमारे पूरे की पूरी 7 सिस्टर्स और सिक्किम, वो 8 और ये 3। क्या इन उत्तर पूर्वी या पर्वतीय राज्यों के लिए हम कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं? इस बारे में जीएसटी काउंसिल सिफारिश करती है। अगला, जीएसटी परिषद द्वारा यथा निर्णय एवं जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जिस पर परिषद निर्णय ले सकती हो। कोई भी ऐसा मामला जो लगता है कि जीएसटी काउंसिल को सुनना चाहिए या जीएसटी से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर सिफारिश करना। इसके साथ साथ परिषद यानी जीएसटी काउंसिल इस बात के लिए भी कार्य करती है कि 5 साल की अवधि के लिए, यानी जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके 5 साल की अवधि के लिए कुछ राज्यों को जीएसटी लगने से अगर क्षति हुई है, हानि हुई है, तो उनके लिए संसद कितनी क्षतिपूर्ति का प्रावधान करे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जीएसटी जब लागू हो रहा था तो सभी राज्य इसके समर्थन में थे, ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर सहमति बनाई गई, क्योंकि जीएसटी जैसे बिल को केंद्र से तो पारित करना ही था संसद से, बल्कि आधे राज्यों की विधानमंडलों से भी पारित करवाना था। तो उस समय यह विचार किया गया था कि 5 साल की अवधि के लिए जिन राज्यों को जीएसटी लगने से हानि होगी तो संसद उनके लिए कुछ क्षतिपूर्ति का प्रावधान करेगी। अगला, परिषद की किसी सिफारिश अथवा उसे लागू करने के विषय में, यानी जीएसटी काउंसिल अगर कोई सिफारिश करती है, कोई रिकमेंडेशन करती है, उससे संबंधित कोई विवाद होता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए जीएसटी काउंसिल एक अलग से एक सिस्टम का निर्माण करेगी, एक तंत्र का निर्माण करेगी। और वो सिस्टम किस चीज का काम करेगा? अगर भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में कोई विवाद है, या फिर भारत सरकार और कुछ राज्य और अन्य राज्यों के बीच विवाद है, या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद है, तो अगर परिषद की किसी सिफारिश को लागू करने के लिए कोई विवाद हो जाता है तो जीएसटी काउंसिल एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण करेगी जो इन 3 समस्याओं को, इन 3 मुद्दों को लेकर समाधान करेगा। भारत सरकार, दूसरी तरफ स्टेट्स, भारत सरकार और स्टेट्स एक तरफ, बाकी तरफ कुछ स्टेट्स, और 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अगर हम जीएसटी परिषद की गणपूर्ति की बात करें, गणपूर्ति को कहते हैं कोरम। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनका कोरम होता है 1/10। गणपूर्ति का मतलब गणों की पूर्ति, गण का मतलब लोग, कि जब कोई बैठक होती है तो कम से कम कितने लोगों का आना आवश्यक है। तो जीएसटी परिषद की बैठक के लिए जो गणपूर्ति रखी गई है वो आधी रखी गई है। कितने सदस्य हैं? 33। तो 33 में से आधे लोग जब आएंगे तभी जीएसटी की बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है, किसी मामले पर विचार हो रहा है, वोटिंग होनी है, तो जीएसटी परिषद के अंदर एक वोटिंग सिस्टम रखा गया है कि जीएसटी काउंसिल तभी कोई प्रस्ताव पारित करेगी जब 75% वोट उस पक्ष में हो, यानी इसको हम कह सकते हैं 3/4 बहुमत, यानी 33 लोगों में से 75% लोग जब सहमत होंगे तभी
जीएसटी परिषद कोई फैसला लेगी और इसमें केंद्र सरकार के जो 2 लोग हैं उनकी वोटिंग वैल्यू की पावर है 1/3 और जो 31 राज्यों के या संघ शासित प्रदेश हैं उन सबकी वोटिंग वैल्यू कितनी है 2/3। तो 1/3 वोटिंग वैल्यू केंद्र सरकार के पास, 2/3 वोटिंग वैल्यू किसके पास, राज्यों के पास। और टोटल फैसला कितने पर होगा, 3/4 यानी 75%। यानी ना तो अकेली केंद्र सरकार फैसला ले सकती, ना ही अकेले राज्य फैसला ले सकते। राज्यों के साथ केंद्र हो या केंद्र के साथ राज्य हो, कम से कम 33 का 75% लोग होंगे एक साथ, तभी जीएसटी परिषद में फैसला लिया जा सकता है। जीएसटी परिषद की प्रक्रिया, यानी जीएसटी परिषद जो जीएसटी काउंसिल है उसको कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल अपने कार्यों को करने की प्रक्रिया का स्वयं निर्धारित करेगी, संसद निर्धारित नहीं करेगी। जीएसटी काउंसिल के जो 33 मेंबर हैं वो खुद से तय करेंगे कि हमारी कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन परिषद के किसी कार्य या किसी कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य नहीं किया जा सकेगा। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल ने किसी फैसले पर अपना निर्णय दिया, तो वो इन 3 आधारों पर जीएसटी के फैसले को अमान्य नहीं ठहरा सकता। मान लीजिए कि परिषद के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि हुई है, जीएसटी काउंसिल में कोई मेंबर बनाया गया है, उस मेंबर को नियुक्त करने में कोई मिस्टेक हुई है। अब वो मिस्टेक हुई है इसलिए हम जीएसटी के फैसले को अमान्य नहीं ठहरा सकते। परिषद में कोई पद खाली है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, परिषद में मान लीजिए कि किसी राज्य ने अपने मेंबर को नहीं भेजा, नियुक्ति नहीं किया, तो जीएसटी के फैसले अमान्य नहीं होंगे। और तीसरा, परिषद की प्रक्रिया में अगर कोई अनियमितता है जो मामले की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती, मान लीजिए कि परिषद ने कोई इस प्रकार से कार्य किया है जो कि सही नहीं है, लेकिन वो सही है या सही नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी फैसले की गुणवत्ता प्रभावित ना होती हो, तो इन 3 आधारों पर जीएसटी के फैसले को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। यही चीजें आपके 279A के अंदर लिखी गई हैं जो मैंने आपको आसान भाषा के अंदर समझाई हैं। काफी बड़ा जीएसटी का ये 279 है, 11 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो इसी चीज को मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की ओर। आर्टिकल 350B, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखिए, हमारे मूल संविधान में ये कोई भी प्रावधान किया नहीं गया था कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कोई विशेष अधिकारी होगा। बाद में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो उसने सिफारिश की थी और उसी की सिफारिश के अनुसार 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान के भाग 17 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 350 ख या 350B, और उसी के अंदर यह प्रावधान किया गया। देखिए, आर्टिकल 350B, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसी को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। इसी आर्टिकल 350 ख के अनुसार राष्ट्रपति ने 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की और इस अधिकारी को, जो इस कार्यालय का जो अधिकारी था, उसे नाम दिया गया भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त, कमिश्नर। और इसका मुख्यालय कहां है, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था। 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता, और इन 3 क्षेत्रीय कार्यालयों के जो हेड होते हैं उन्हें उप आयुक्त कहा जाता है। और ये जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारी होता है, जो आयुक्त होता है, वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो सेंटर के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है उसके अधीन रहकर ही ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकारी कार्य करता है। और ये जो आयुक्त है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। राष्ट्रपति संसद में रखेगा या नहीं रखेगा ऐसा कोई निश्चित नहीं किया गया। तो जो अधिकारी होगा वो किसके अधीन होगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन, और वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन के माध्यम से ही, उस मिनिस्टर के माध्यम से ही राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा। अभी मेरे ख्याल से हमारे जो अल्पसंख्यक आयुक्त हैं उनका नाम है अल्पसंख्यक अधिकारी आयुक्त नंदलाल जोटवानी। उन्होंने अपनी 48 रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित की। ठीक, तो अभी आपके मन में संवैधानिक संस्थाओं वाला विषय हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके मन में कुछ डाउट्स रहते हैं, जैसे पहला डाउट ये रहता है कि कोचिंग कब खुलेंगी,
तो देखिए, मेरा ये मानना है कि जब पहले स्कूल कॉलेजेस खुलने शुरू होंगे, उसी के बाद कोचिंग्स को खुलना शुरू किया जाएगा, और उसमें समय लगेगा। और अब ये समय लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पढ़ाई करना छोड़ दें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो साल है 2020, ये सबके लिए मुश्किल का वक्त है, लेकिन इस साल जो भी मेहनत करेगा वो अगले साल अपने जो भी उसके जीवन का उद्देश्य है या लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि जितना आपका बड़ा कोई उद्देश्य होता है तो आपके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। आपका उद्देश्य छोटा होगा तो आपके सामने चुनौतियां छोटी होंगी, लेकिन अगर आपका उद्देश्य बड़ा होगा तो आपके सामने चुनौतियां भी बड़ी होंगी। जहां तक अब से मैंने ये भी कोशिश की है कि जो भी मेरा लेक्चर होगा उस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उसके नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, वही नोट्स जो कि हमने आप लोगों ने स्क्रीन में पढ़े होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स ना बनाएं। आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि वो आपको फायदा देंगे, क्योंकि जो आप खुद हाथों से लिखते हैं वो कहीं ना कहीं फायदा करता है। तीसरी चीज, आपको ये लग सकता है कि सर मेंस के अंदर तो जिस प्रकार से सवाल आते हैं 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 11 मार्क्स, 15 मार्क्स, तो उस अनुसार तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अभी आप सिर्फ चीजों को पढ़ें, समझें, कंसेप्ट को समझें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर जो मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूं उसको अंडरलाइन करें। ठीक, जहां तक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की बात है जो कि हम मेंस की क्लासेस में पढ़ा करते थे, वो तो आपको एट द एंड में आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो क्या है कि मुझे खुद लिखना पड़ता है सरल भाषा के अंदर। वो आपको आखिरी में मिल जाएंगे, आपके एग्जाम से कम 3 से 4 महीने पहले वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप सिर्फ लेक्चर को सुनिए, पीडीएफ को पढ़िए और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो, वो आपको मेरा जो फेसबुक पेज है पॉलिटी विद गोयल सर, या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।